हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से एकांकी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकांकी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एकांकी होता क्या है। तो एकांकी जो है नाटक का ही छोटा रूप होता है। तो आपके दोबारा रिवीजन के लिए मैंने एकांकी के बारे में क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, एकांकी हमें कैसे संदेश देती है, संदेश देने का काम करती है, तो यहाँ पर विस्तृत रूप में वर्णन है। जिस तरह से आप जानते हैं कि नाटक में अनेक अंकों का होता है और एकांकी एक अंक का होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। यह एक घटना या एक समस्या पर आधारित होती है और इसका जो कथा है वो संक्षिप्त, रोचक और प्रभावशाली होता है। और ये इसमें कहानी कैसे बढ़ती है, तो कहानी संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है, वार्तालाप के माध्यम से आगे बढ़ती है। तब एक कुछ और बोलता है, जैसे आप संवाद लेखन में आपने पढ़ा भी है, तो सेम इसमें एकांकी में भी उसी तरह से होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस एकांकी का उद्देश्य है कि मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा या सामाजिक संदेश देना भी होता है। तो इस पार्ट में आपका एक रीढ़ की हड्डी जो है एक प्रसिद्ध एकांकी है और इसमें समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, स्त्री भेदभाव, रूढ़िवादी सोच पर व्यंग किया गया है और किस तरह से व्यंग किया गया है संवादों के माध्यम से, वो आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वे इंडियन सिविल सर्विस में भी चयनित हुए थे और बिहार राज्य के शिक्षा सचिव, आकाशवाणी के महानिर्देशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आदि प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए आजीवन साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। मतलब वो जितने दिन जीवित रहे वो आजीवन साहित्य सृजन करते रहे, सक्रिय रहे, मतलब उसमें लगे हुए रहे। प्रयाग के अध्ययन के दौरान ही जगदीश चंद्र माथुर ने लेखन आरंभ किया था। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने अपना जो लिखने का कार्य है वो शुरू कर दिया था। उस समय की चर्चित पत्रिकाओं चांद और रूपाब आदि में भी उनके नाटक मतलब लिखा हुआ नाटक एकांकी छपने लगे। हिंदी नाटक रंगमंच के विकास में उनकी एकांकी व नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब जैसे जैसे हमारा नाटक आगे बढ़ता गया उसमें इनका योगदान काफी है। अब उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी भी लिखे हैं। ये जो एकांकी है वो सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, पहला राजा, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। इनकी संपूर्ण रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर रचनावली 4 खंड में संकलित है। कोणार्क उनका सर्वाधिक चर्चित और मंचित नाटक है। सन 1978 में उनका निधन हो गया था। तो चलिए अब हम उनके इस एकांकी में आए हुए सारे पात्रों के बारे में जानेंगे। तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं? उमा है जो लड़की है, मुख्य नायिका है। राम स्वरूप हैं जो लड़की के पिता हैं। तीसरा है इसमें पात्र प्रेमा जो लड़की की माँ है। लड़की कौन है? उमा है और उनकी माँ का नाम क्या है? प्रेमा। शंकर क्या है? लड़का है जिसे रिश्ता आया था। गोपाल चंद्र प्रसाद है लड़के के पिता यानी शंकर के पिता। रतन है राम स्वरूप का घरेलू सहायक यानी नौकर। तो एकांकी में एक दृश्य है, दृश्य के साथ ये शुरू होता है। क्या है दृश्य? आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं इसमें कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। मतलब जो यहाँ पर राम स्वरूप जी हैं वो क्या है? एक अधेड़ उम्र के, मतलब आधे उम्र के आदमी हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा रत्न ने पकड़ रखा है। मतलब वो तख्त ऐसा महसूस होता है कि वो भारी है
और दो लोग उसको पकड़ के इस कमरे में ला रहे हैं। वो कौन कौन है? तो एक हो गए रामस्वरूप और दूसरा हो गए उनके घरेलू सहायक यानी नौकर। अब यहाँ से संवाद आपका स्टार्ट होता है। दृश्य आपने समझ लिया कि एक रूम है और कमरा में तख्त लाया जा रहा है, सजावट का काम शुरू हो रहा है क्योंकि वहाँ पे मेहमान आने वाले हैं, लड़के वाले आने वाले हैं। अबे बाबू, बाबू यहाँ पे बाबू का मतलब क्या है? बाबू मतलब है रामस्वरूप। रामस्वरूप कौन है? आपने यहाँ पे देखा है। रामस्वरूप कौन है? तो लड़की का पिता है। और लड़की कौन है? तो उमा है। तो बाबू कहते हैं, अरे धीरे धीरे चला, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर उधर, बस बस बस। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। तो एकांकी में इस तरह से जो सिचुएशन होता है वहां पे इंगित भी किया जाता है कि वहां पे किया क्या जा रहा है। अब रतन बोलता है, बिछा दे साहब। तो फिर जो बाबूजी बोलते हैं, जरा तेज जवाब जो आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन जो है तख्त बिछाता है और ही हंसता है। मतलब उनके मालिक का उन्हें बोलना उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाता है, उसे क्रोधित नहीं होता है और ऊपर से वो हंसता है। बाबू इसी हंसी पे बोलते हैं, हंसता क्यों है? अरे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यहाँ पे कलसा मतलब बड़े आकार का घड़ा देखे है ना, उस आकार का कलसा, मतलब धातु से बना हुआ होता था क्योंकि वो धातु भी भारी होता था और उसमें पानी भरा हुआ भी। तो उतने वजन वाले वस्तु से वो लोटों की तरह नहाते थे। मतलब जिस तरह से हम मग में पानी उठाते बहुत आसानी से उठ जाता है, तो वो उतने भारी चीजों को वो लोटों की तरह उठाते थे। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं यूं बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चादर भी, कल जो कपड़े धोने वाले के यहाँ से आई है वही। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ बहुत भारी बात नहीं है इस तख्त को उठाना, हमने जवानी में बहुत भारी भारी चीजें भी उठा रखी हैं। और वो तख्त को एडजस्ट करते हैं, ठीक से रखते हैं और बोलते हैं कि बहू से यानी अपनी पत्नी से बोलते जाके दरी मांग लो। यहाँ पे बहू कौन है? तो प्रेमा है। फिर चादर मांगने के लिए चादर भी मांग रहे हैं जो कल धोबी के यहाँ से आई है। अब आगे रतन जाता है। बाबू साहब इसी बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं और एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना। गदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। जाहिर से ही बात है कि मेहमान आने वाले हैं, सारे लोग मिलकर घर को सजाने में लगे हुए हैं, वो सारे व्यस्त हैं। गौतमी रंग मतलब यहाँ पे गेहुआ रंग और छोटा कद है प्रेमा का। फिर उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब मतलब रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं कि मैंने तो अभी बिछावन और ये लाने के लिए भेजा और ये रतन खाली हाथ वापस आ रहा है। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। अब आपने देखा ना कि पहले इन्होंने क्या कहा कि पहले बाबूजी ने ऊपर बिछाने के लिए चादर मांग रहे, बेडशीट मांग रहे हैं और जो कल धोबी के यहाँ से आए हैं कपड़े उसको मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो रत्न है वो क्या बोलने गया मालकिन को कि धोती मांग रहे हैं। इसलिए प्रेमा उधर से आई और बोलती है कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में हो। रामस्वरूप बोलते, धोती? प्रेमा बोलती, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप बोलते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा बोलती है, यही तो रतन कह रहा था, यही तो कह रहा था रतन। फिर रामस्वरूप बोलते हैं, क्यों रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मतलब जो बोतल के ऊपर कैप लगा होता है लकड़ी का, वो होता है डांट।
मैंने कहा था कपड़े धुलने वाले के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा फिर बोलती है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर रखे हुए हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। धुले हुए कपड़े, रतन और दरी। अबे प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है। मतलब धुले हुए कपड़े लाने के लिए बोले, फिर रतन बोलता है और दरी भी तो साहब ने कहा था, और दरी। फिर प्रेमा ने कहा दरी तो यहीं रखी है कोने में, यह तो पड़ा है। रामस्वरूप बोलते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। और दो सामान लाने के लिए बोला जाता है। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। मतलब यह है कि यहाँ पे बहला फुसला के लड़के वाले को बुला रहे हैं, तो इसलिए बोले जैसे तैसे करके तो लोग पकड़ में आए हैं, मतलब यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। और ऊपर से तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो बेटी है, बेटी कौन है, उमा है, वो तैयार नहीं हो रही है, वो मतलब रूठी हुई है। प्रेमा बोलती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। मतलब ये पत्रिका है जिसमें घरेलू कामकाज के बारे में जानकारी दिया जाता था, वो है। और आजकल तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? तो रामस्वरूप बोलते हैं 2 तरह का होता है। अब ये ग्रामोफोन के बारे में व्यंग कर रहे हैं। पहले ग्रामोफोन के द्वारा ही म्यूजिक बजता था, तो व्यंग के रूप में कैसे बता रहे हैं कि रामस्वरूप क्या बोलते हैं, 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे जब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, जिसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा लो तो रुकने का नाम नहीं। तो इसमें व्यंग दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ किस पे व्यंग किया गया है, तो प्रेमा पे व्यंग किया गया है कि एक बार जब बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सोचते रहती हैं। यह तो होता ही नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। रामस्वरूप, तो क्या तो हुआ क्या? प्रेमा बोलती है तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर बॉर्डर उसके सामने रखा था, पर उसने तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मतलब जैसे ही उनकी माँ ने बोला वैसे ही वो मुंह छिपा के लपेट के लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लाडली से। मतलब कितना भी बोलने के बाद भी उन्होंने कोई मेकअप पाउडर वाउडर नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें अप्राकृतिक रूप से सजना अच्छा नहीं लगता था। अभी रामस्वरूप बोलते हैं न जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। क्योंकि ये अपनी बेटी के बारे में बोलते हैं कि इसका पता नहीं कैसा दिमाग है, बाकी तो सारी लड़कियां मतलब मेकअप के सामान के द्वारा ही तो सारे इनका कारोबार चलता है। प्रेमा बोलती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। फिर रामस्वरूप बोलते हैं बात काट कर, चुप चुप चुप, दरवाजे से झांकते हैं। तुम्हें कतई अपनी जबान पे काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दी थी
कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। मतलब ये बात छुपा रहे थे कि लड़की पढ़ी लिखी है। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। फिर राम स्वरूप कहते हैं, अच्छा तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना। रत्न का आना। फिर रतन आता है, आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे। चद्दर खोला और पकड़ तो जरा उधर से। फिर चद्दर दोनों मिलके बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल भी रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे मतलब आया ही नहीं कोई मदद करने। यहाँ प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार तो आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो ही आदमी तो हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, मतलब रूढ़िवादी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। मतलब ये बात रामस्वरूप को भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो भी अपने समाज के रूढ़िवादी ख्यालों में परंपरा के कारण बंधे हुए हैं। प्रेमा कहती है, और लड़का? तो रामस्वरूप कहते हैं, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, मतलब उससे भी ज्यादा पढ़े लिखा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, मतलब शिक्षा का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, मतलब इन्हें भी उनकी विचारधारा पसंद नहीं आ रही है। वो सुनाना चाहते हैं लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए वो मुंह नहीं खोल पा रहे, उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। रतन कहते हैं, रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी 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 बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है रतन, कोई आते हैं? फिर रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकता है, जल्दी से मुंह अंदर करते हुए, अरे अरे ए प्रेमा, बे आ भी गए। रतन पर नजर पड़ते ही, और तू यहाँ खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अरे उधर से नहीं, अंदर दरवाजे से जा, मतलब वो आगे के गेट से जा रहा था, इसलिए रामस्वरूप ने कहा कि पीछे के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और उनकी धोती जमीन पर रखते हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा नीचे ही रख गया है। रामस्वरूप कहते, तुम जाओ, मैं रखे देता हूं, जल्दी। प्रेमा जाती है, रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होता है, मतलब किवाड़ के पास जो मेहमान हैं वो आ जाते हैं, पधार जाते हैं। रामस्वरूप है हंसते, आइए आइए, और हंसते हुए हाँ 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 हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब दृश्य है यहाँ पे, कल्पना कीजिए, आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है, खिसियाहट भरी है, झुकी कमर इनकी खासियत है। लड़के की खासियत क्या है? झुकी हुई कमर है। रामस्वरूप
अपने दोनों हाथ को मलते हुए, इधर तशरीफ लाइए, इधर इधर बाबू दोनों हाथों को मलते हुए है, हाँ इधर तशरीफ लाइए, मतलब इधर बुला के बोलते इधर बैठिए। गोपाल बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। चलने का सहारा जो लेके आते हैं, बेत हाथ में डंडे की तरह होता है, वही गिर पड़ता है। राम स्वरूप, यह बेत लाइए मुझे दे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब अब बात शुरू करते हैं। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग भी पूछते हैं ना कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई, वैसे ही यहाँ पे राम स्वरूप भी लड़के वाले से पूछते हैं। गोपाल प्रसाद खैखार खखार कर, नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप कहते हैं फिर हंसते हुए, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप हंसते हैं फिर, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, सेवक हैं। थोड़ी देर के बाद लड़के की तरफ मुखावित होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, मतलब यहाँ पे औपचारिक रूप से मतलब ये बातचीत होती है, बात आगे बढ़ाई जाती है कि आप आए हैं तो कहीं परेशानी तो नहीं हुई। तो फिर दूसरे बोलते नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं हुई। अब शंकर जी से बातचीत होती है तो शंकर कहते जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, हाँ यही साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर कहते हैं जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब लेके चलता हूँ। किस बात का मार्जिन है? गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब शंकर 1 साल से बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इस उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा दे जाते, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। मतलब पैसे का बोल रहे हैं, वहाँ पे उस समय आना प्रचलित था, अभी तो रुपया है। तो 2 आने की हजम करने की ताकत थी, मतलब हजम मतलब पचा जाने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कॉफी, हॉकी या अभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर क्या मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर रामस्वरूप खीस निपोरते हैं, मतलब हंसते हैं, अपने बारे में बड़ाई करके, शंकर के बारे में बड़ाई करके कि सब कुछ जानता है। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, मतलब दोनों अपने अपने पुराने जमाने की अपनी डिंग दे रहे हैं, डिंग पैतरा दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था, मैट्रिक पास भी वह अंग्रेजी लिखता था। ये फराटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब इनका कहना है कि उस समय मैट्रिक पास भी इतनी अच्छी से अंग्रेजी लिखता है कि आज एमए जो पास किए हुए हैं वो भी ना लिख पाए। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पे जब इनकी पुरानी याद आती है तो इनको अपने आप पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। राम स्वरूप हंसते हैं करते हैं, जी हाँ वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। और फिर इधर शंकर भी ही करता मुस्कुराता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए तो उतना पहले बस अपनी अपनी बड़ाई किए जा रहे थे, अब उसके बाद अब बिजनेस। फिर रामस्वरूप चौंक जाते हैं, बिजनेस? बीस समझ के, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं,
गोपाल प्रसाद फिर बोलते हैं, यह आपका क्या तकल्लुफ करते हैं, मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, तकल्लुफ किस बात का। हंसते हैं, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, और वहाँ से माफ़ी मांगकर अंदर जाते हैं लाने के लिए। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर के बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान बकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती है, पता चले लड़की कैसी है। मतलब आपस में दोनों बाप बेटे बात करते हैं। शंकर जी कुछ खखर कर इधर उधर देखता है, मतलब जहां वो गए हैं वहां चारों तरफ का देखता है कि कैसी हैसियत है उनका। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ। शंकर बोलते हैं, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, फिर झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए हैं और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, आखिर आप माने नहीं, मतलब कितना भी मना किए, आपने नाश्ता चाय ले ही आया। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं, आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद ने कहा, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए, जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में काफ़ी पानी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए, जो जायका क्या रहेगा, मतलब उसमें मिठास क्या रहेगा, स्वाद ही क्या रहेगा। राम स्वरूप कहते हैं, कहते तो आप सही हैं। प्याला फिर पकड़ाते हैं, उनको चाय पीने के लिए देते हैं। इधर शंकर खासकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, मतलब यहाँ पे मजाक मजाक व्यंग के रूप में होता है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो शो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को पकड़ाते हुए बोलते, वह क्या। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, खूबसूरती का टैक्स। अब रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह टैक्स है जनाब की देने वाले भी चू ना करेंगे, मतलब उन्हें भी क्या होगा, टैक्स देने में सम्मान का अनुभव होगा। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए। रामस्वरूप बोलते जोर से हंसते हो, वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, मतलब बिना ढंग का हो गया। हम लोग के जमाने में तो यह कभी उड़ता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते, मतलब प्लेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर संवाद आगे बढ़ता है। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, मतलब उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर बोलते, किस मामले में। तो रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब शादी फिक्स करने के लिए कितना खूबसूरत, कितना परसेंटेज खूबसूरत होना चाहिए। फिर गोपाल प्रसाद बीच में कहते हैं, यह बात दूसरी है रामस्वरूप बाबू, रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी खूबसूरती होना, खूबसूरत होना, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही, मतलब पाउडर भी लगा के, मेकअप भी लगा के, जैसे भी हो, लड़की को खूबसूरत होनी चाहिए। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें राजी नहीं होती। आपकी लाडली तो ठीक है ना, मतलब उनको खूबसूरती के बारे में पूछा जा रहा है तो उन्हें डाउट हो रहा है कि कहीं इनकी बेटी सुंदर तो नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, मतलब बोले, जब आप बोल ही दिए तो बिल्कुल होगी, सुंदर ही होगी। रामस्वरूप फिर हूँ करते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। अब आगे गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, मतलब कुंडली मिलान
करना शादी से पहले जो होता है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी देर रुकते हैं फिर बोलते हैं, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। अब रामस्वरूप चौंक जाते हैं कि कौन सी बात की भनक पड़ गई उनको। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? अपने बेटे से पूछते हैं लड़की के क्वालिफिकेशन के बारे में कि कितनी पढ़ी लिखी चाहिए, और पैमाना क्या तय करते हैं कि मैट्रिक पास होनी ही चाहिए बस। शंकर कहते हैं, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है, इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे उन्हें चाहिए नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए, कम से कम बीए पास लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना। यहाँ पर देखिए कितनी मतलब निम्न कोटि का इनका सोच है कि अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी, मतलब घर के कामकाज कौन देखेगा। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जानवरों से तुलना की जा रही है। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरतें के नहीं। और उस पर शंकर भी हंस पड़ता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। मतलब वो शिक्षा को भी क्या जान करते हैं कि सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। रामस्वरूप शंकर से बोलते हैं, चाय और लीजिए। शंकर बोलते हैं, धन्यवाद, पी चुका। और फिर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से बोलते कि आप पिए? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप बोलते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वो मक्खन, मतलब वो मक्खन तो था नहीं, इसलिए वो ब्रेड दिया नहीं गया। गोपाल प्रसाद बोलते, नाश्ता तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता नहीं। रामस्वरूप संवाद करते हैं, यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है कि मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह कर कर जोर लगाते हैं, मतलब बुलाते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। उमा का कैसा गेटअप है कि सादगी के कपड़े हैं, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। मतलब जब उमा आ रही है उनके सामने तो इस तरह से उनको देख रहे हैं, शंकर तिरछी आंखें से देख रहे हैं, मतलब ये लड़का वाले हैं तो लड़की देखने आए हैं, तो इस तरह से उनकी मतलब पूरी दृष्टि लड़की के ऊपर है। रामस्वरूप, हाँ यही है आपकी लड़की? पूछते हैं। लाओ बेटी, यही है मतलब मेरी लड़की, लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उनका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं कि वो लड़की क्या है, चश्मा पहने हुई है। गोपाल प्रसाद और शंकर, चश्मा? रामस्वरूप बोलते हैं, सब पका गए क्योंकि चश्मा पहनी हुई है। जी हाँ, बोलते, जी हाँ, वो तो पिछले महीने इनकी आंखें दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। फिर गोपाल प्रसाद को शक हो गया कहीं वो पढ़ाई लिखाई, बोलते हैं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं कुछ? रामस्वरूप बोलते, नहीं साहब, मैंने तो अर्ज किया ना, मतलब मैंने तो पहले ही बता दिया कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते, संतुष्ट होकर फिर बैठो बेटी। रामस्वरूप बोलते हैं,
वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा वहां बैठती हैं। गोपाल प्रसाद वो कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो एक आध सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा का टेस्टिंग चल रहा है। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ गई है, मतलब उसमें गाने में वो खो गई है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। मतलब गाते गाते उसका सर, जो उमा का सर, वो ऊपर उठता है। उनकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती हैं। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा कर लो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बैठती है, मतलब बजा दी सुना दी गाना और वो अंदर जाने लगती हैं। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते, थोड़ा और बैठी रहो उमा। फिर उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग मेंटिंग सीखी है? उमा चुप है। रामस्वरूप, हाँ, तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी, मतलब उसके द्वारा बनाए गए, उमा के द्वारा बनाए गए ड्राइंग चित्र को उन्होंने गोपाल प्रसाद को दिखाया। गोपाल प्रसाद बोलते, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसके गर्दन झुकाए हुए हैं। गोपाल प्रसाद अधीर होते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे उमा जो है कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, कोई उसका जवाब नहीं दे रही है, सारे प्रश्नों पर वो चुप है। तो गोपाल प्रसाद अधीर हो उठे, मतलब उनको अब सहा नहीं जा रहा है। रामस्वरूप बोलते हैं, जवाब दो उमा। फिर बोलते हैं, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। गोपाल प्रसाद, जरा रुकिए, बाद में, जरा मुंह तो खोलना चाहिए, अब उमा की आवाज सुनना चाहते हैं। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा कहती है, लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ सवाल पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। फिर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, मतलब पूछा क्या गया, जवाब क्या दे रही है? उमा बोलती है, आप मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनसे चोट नहीं लगती, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर कर खरीदते हैं? गोपाल प्रसाद तनाव में आकर, अब उनको गुस्सा आ रहा है, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा बोलती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। अब पूरा पोल खुल जाता है शंकर का। शंकर बोलता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब राम स्वरूप तो बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ी लिखी ज़्यादा बात, कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, इस बात को तो उन्होंने छुपा दिया था। बोले थे कि सिर्फ मेरी बेटी 10वीं तक पढ़ी है, मैट्रिक पास है। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और न आपके पुत्र की तरह ताका झांकी कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे।
रामस्वरूप बोलते हैं उमा उमा, रोकने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, मतलब धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझको कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, जो बेत की छड़ी थी जो कोनी में रखा गया था शुरू में। मैं चलता हूँ, छड़ी ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ गजब हो गया। झूठ माता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चले, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा बोलती है फिर, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले गए। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, अचानक चुप हो जाती है, लेकिन उनकी खामोशियां सिसकियों में तब्दील हो जाती है, मतलब वो खामोश होकर फिर रोना शुरू कर देती है। फिर प्रेमा जो है घबराहट की हालत में आती है। श्रमा लिखा गया यहाँ पे, प्रेमा घबराहट की हालत में आती है, घबराते हुए। प्रेमा बोलती, उमा उमा रो रही है। उमा सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आ जाता है। रत्न, बाबूजी, मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये एकांकी समाप्त हो जाता है। तो ये एकांकी आपको कैसा लगा? अगर आप इसे संक्षिप्त रूप में सुनना चाहते हैं, एग्जाम के समय आप रिवीजन के तौर पे आप देखना चाहते हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को, पार्ट 2 वाले वीडियो को जरूर देखिए। और पार्ट 3 में इस पार्ट से संबंधित, इस एकांकी से संबंधित कुछ नहीं, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं समझाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।